हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेवी स्पेशल टेक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके डिफरेंट टाइप के टेक्निकल एग्जाम्स लाइक एनसीएल टेक्नीशियन, यूपीआरवीएनएल टेक्नीशियन, एनएससीएल, डीएमआरसी, डीआरडीओ और इसरो में आने वाले विभिन्न इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सिलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा ऐसे ही प्रश्न पत्र में आपको जो है क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। इसके अलावा जो आपने अगर एमसीक्यू की क्लास हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी क्लास की लिंक आपको दे दी गई है। उन वीडियोस की लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आई बटन पर क्लिक करके भी आप हमारी जो है ट्रेड थ्योरी के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा जो क्वेश्चंस है 141 नंबर का कि विच कैलिपर प्रोवाइड द फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशंस, यानी कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। आपका जो है ऑप्शंस है इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर। आपका जो है और ऑप्शंस रहेगा नीचे, जो ऑप्शंस है आउटसाइड कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आयामों को फाइन एडजस्टमेंट जो है कैलिपर में कौन प्रदान करता है, वो है हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि वर्नियर कैलिपर में आयामों का फाइन एडजस्टमेंट स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर जो है प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज्ड टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है। जो आपके बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया हैं उनको काटने के लिए आप किस मेटल कटिंग सा का उपयोग करेंगे। आपको ऑप्शंस दिया गया है पावर सा, कंटूर सा, सर्कुलर सा और हॉरिजेंटल बैंड सा, है ना। तो जब कभी आपको बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए मेटल कटिंग सा का चुनाव करना हो तो आपको बेस्ट रहता है सर्कुलर सा, जो कि करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि सर्कुलर सा का उपयोग ही बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किया जाता है ना, मेटल कटिंग के लिए किया जाता है बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है, सर्कुलर सा दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वाई मार्किंग टेबल्स आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, यानी मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। आपको मार्किंग जो टेबल है उसको कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है, उसके रीज़न के बारे में आपको पूछा गया है। आपको ऑप्शंस दिया गया है सेल्फ लुब्रिकेटिंग, मेक मोर रिजिडिटी, ये मतलब अधिक कठोरता बनाए रखने के लिए, मेंटेन द एक्यूरेसी यानी सटीकता बनाए रखने के लिए, और आपको प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन यानी थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से ही क्यों बनाया जाता है उसके बारे में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए मिलता है जो कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग है। कास्ट आयरन में सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण होता है, इसलिए आपको क्या है जो मार्किंग टेबल होता है कास्ट आयरन से ही बनाई हुई मिलती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, यानी इस गेज का नाम आपको बताना है कि इस गेज का नाम क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक सिंपल गेज दिया गया है और इस गेज का नाम आपको खाली बताना है कि ये किस प्रकार का जो है गेज है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको मिलता है बेबल गेज, ऑप्शन नंबर बी है एंगल गेज, ऑप्शन नंबर सी है सरफेस गेज और ऑप्शन नंबर डी है यूनिवर्सल बेबल गेज, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है दिए गए गेज में ऑप्शंस जो हैं अलग अलग दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेबल गेज, यानी जो दिया गया गेज है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि बेबल गेज है। ओके,
हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फाइल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड मोल्ड्स, यानी किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फाइल के बारे में आपको यहाँ पूछा गया है कि रोटरी फाइल है या टिंकर्स फाइल है ना। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फाइल के उपयोग के बारे में जो कि विशेषतः डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग में लाई जाती हों, तो वे फाइल होती हैं रोटरी फाइल, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में मिलने वाला जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटरी फाइल। ओके, कि हम जो है डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए रोटरी फाइल का उपयोग करते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप्स क्लॉग्ड बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल्स, यानी फाइलों के दांतों के बीच जो फंसी हुई चिप्स होती है उनको हटाने की विधि क्या है। ब्रश, वायर ब्रश, कॉपर स्ट्रिप या चाक पाउडर। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में जो है हम बताएंगे कि जो वायर स्ट्रिप है, वायर ब्रश है, इसका यूज़ किया जाता है फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु को हटाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कभी फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की जो चिप्स है उनको हटाना हो तो आप किसका यूज़ करते हैं, आप वायर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर्स फाइलिंग और ड्रिलिंग, यानी छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे वे कार्य जिनमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, उन्हें पकड़ने के लिए आप किस वाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पूछा गया है। तो पिन वाइज है, पाइप वाइज है, हैंड वाइज है या टूल मेकर्स वाइज है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए हम टूल मेकर्स वाइज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच हेक्सा ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग अलोंग कर्व लाइंस, यानी किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। HSS ब्लेड यानी हाई स्पीड स्टील ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड या फिर डायमंड ब्लेड। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करें हेक्सा ब्लेड के उपयोग के बारे में जो कि घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए उपयोग में लाई जाती हों। ऐसी ब्लेड जो है फ्लेक्सिबल ब्लेड होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमें मिलता है सी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कीवेज, यानी किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। कीवे काटने के लिए उपयोग में लाई गई चीजल के बारे में यहाँ आपको पूछ लिया गया है। तो आपको फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, पंचिंग चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बात करूँ छेनी के उपयोग के बारे में जिसका यूज़ हम कीवे को काटने के लिए स्पेशल करते हैं, उसका नाम क्या है, क्रॉस कट चीजल है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलता है कि क्रॉस कट चीजल का यूज़ हम कीवे को काटने के लिए करते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन हैमर, यानी एक्स से चिन्हित पार्ट का नाम आपको बताना है। आपको यहाँ पर एक हैमर दिया गया है और इस हैमर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। ठीक है, पिन है, फेस है या चीक है या फिर आई होल है। तो डियर फ्रेंड्स, ऑप्शंस में आपको हैमर के पार्ट्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स से चिन्हित जो भाग है उसके बारे में बताना है। तो एक्स से चिन्हित भाग आपका पिन कहलाएगा, क्योंकि हैमर के ऊपरी भाग जो होता है या ऊपरी सिरा जो होता है उसको हम पिन कहते हैं। हैमर का चोट मारने वाला जो हिस्सा होता है उसे हम फेस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्राउनिंग ऑन द कटिंग एज ऑफ चीजल, यानी छेनी की धार पर क्राउनिंग का क्या उद्देश्य है। छेनी की जो धार होती है उस पर क्राउनिंग के पर्पस के बारे में हमसे पूछ लिया गया है कि क्या पर्पस होता है। प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ चीजल, यानी छेनी की फिसलन को रोकने के लिए, कोनों की खुदाई को रोकने के लिए, यानी प्रिवेंट डिगगिंग ऑफ कॉर्नर्स, अलाउ चीजल टू मूव फ्रीली ऑन स्ट्रेट लाइन, यानी छेनी को सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने की अनुमति देने के लिए, अलाउ कटिंग एज टू पेनिट्रेट इनटू द वर्क, यानी कटिंग एज को कार्य में घुसने देने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, जो आपकी छेनी की धार होती है उसको हल्का सा क्राउनिंग किया जाता है। उसकी क्राउनिंग करने के पीछे क्या पर्पस होता है। क्राउनिंग करना जो इसलिए किया जाता है क्योंकि कोनों की खुदाई को वो रोके, है ना। प्रिवेंट डिगगिंग ऑफ कॉर्नर्स, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलता है, यानी इसका जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप 152 नंबर का कि हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस, यानी धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें। धातु काटने की जो प्रक्रिया होती है उसमें टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को आप कैसे रोकेंगे, इसके बारे में आपको पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया गया है कि डिक्रीज लिप एंगल, यानी लिप एंगल को घटाकर, इंक्रीज रैक एंगल, रैक कोण को बढ़ाकर, जो है इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, डिक्रीज टूल वेज एंगल, यानी टूल वेज कोण को घटाकर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को रोकने के लिए आप जो है इंक्रीज क्लियरेंस एंगल करेंगे, यानी क्लियरेंस एंगल को बढ़ा देंगे। क्लियरेंस एंगल को बढ़ाने से जो धातु काटने की प्रक्रिया है उसमें टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने से आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सी है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। तो धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम आपको बताना है जो कि शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है टेनासिटी। आपका अगला को ऑप्शंस देखते हैं, अगला ऑप्शंस क्या दिया गया है। आपका अगला ऑप्शंस है हार्डनेस, आपका अगला ऑप्शन है ब्रिटलनेस और टफनेस। तो डियर फ्रेंड्स, शॉक इम्पैक्ट सहने की अगर बात की जाए तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी मेटल में शॉक इम्पैक्ट को सहने की अगर कैपेसिटी है या क्षमता है तो उस मेटल में जो है या उसमें टफनेस का गुण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। विच पार्ट इज द मेजरिंग फेस फिटेड टू द फ्रेम ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होने वाला मेजरिंग फेस है। अब आपको यहाँ पर पूछ लिया गया है, मेजरिंग फेस भी आपको दिया गया है और बोला गया है कि बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में भी वो फिट होता है, तो उस पार्ट का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो वो पार्ट कौन सा है, आपको एनविल दिया गया है, बैरल दिया गया है, स्पिंडल दिया गया है और रैचेट स्टॉप दिया गया है। तो उस पार्ट का नाम आपको बताना है कि वह कौन सा पार्ट या मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, एनविल। एनविल जो है वह पार्ट है जो कि मेजरिंग फेस है और बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ माइक्रोमीटर, यानी आपको इस माइक्रोमीटर के बारे में पूछा गया है कि आप इस माइक्रोमीटर को क्या कहेंगे या कौन सा ये माइक्रोमीटर है। ठीक है,
आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर या आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आप जो है इसको देखिए, ये कौन सा माइक्रोमीटर है, ये डेप्थ माइक्रोमीटर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है कि इस प्रकार के माइक्रोमीटर को आप डेप्थ माइक्रोमीटर या गहराई माइक्रोमीटर भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ द ड्रिल चक्स आर होल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल, यानी मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को आप कैसे पकड़ते हैं उसके बारे में आपको पूछ लिया गया है। आपको ऑप्शंस दिया गया है बाय ऑर्बर, बाय सॉकेट्स, बाय स्लीव्स या फिर बाय स्पिंडल क्लैंप, बाय स्पेशल क्लैंप। तो डियर फ्रेंड्स, जब कभी आप मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को पकड़ते हैं तो आप किस एसेसरीज के द्वारा पकड़ते हैं, आपको यहाँ पूछा गया है। आपको ऑप्शंस दिया गया है बाय आर्बर, बाय सॉकेट्स, बाय स्लीव्स और बाय स्पेशल क्लैंप। तो आपको जो ऑप्शंस नंबर ए यहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा कि आर्बर के द्वारा मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को पकड़ा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, विच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेड इज मूव्ड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉलम, यानी कौन सी ड्रिलिंग मशीन में कॉलम के पास और दूर करा जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स की ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई हैं ऑप्शन में। तो आपको ये बताना है कि आप कौन सी ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करके स्पिंडल को कॉलम के पास और दूर कर सकते हैं। पिलर ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन या सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो आप जो है स्पिंडल को कॉलम के पास और दूर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पूछ लिया गया है। तो आप जो है रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड्स आर राउंडेड एट द क्रेस्ट एंड रूट, यानी किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। तो जो क्रेस्ट और रूट होते हैं कौन सी स्क्रू थ्रेड में उनको राउंड किया जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पूछा गया है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं BA थ्रेड, BSF थ्रेड, BSW थ्रेड या एक्मे थ्रेड। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करें स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड करने के बारे में, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BSW थ्रेड। ठीक है, BSW थ्रेड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा। ठीक है, BSW थ्रेड जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टैप रेंच, यानी इस टैप रेंच का नाम आपको बताना है कि आप इस टैप रेंच को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दिए गए टैप रेंच में ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। आपको जो है डायग्राम में एक टैप रेंच का प्रकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है बॉक्स टाइप टैप रेंच, ऑप्शन बी आपको दिया गया है सॉलिड टाइप टैप रेंच, ऑप्शन सी आपको दिया गया है टी हैंडल टैप रेंच और डी नंबर आपको ऑप्शन दिया गया है एडजस्टेबल टैप रेंच। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर हो जाएगा कि दिया गया टैप रेंच सॉलिड टाइप का टैप रेंच है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट टैप ड्रिल, है ना। टैप ड्रिल के बारे में आपको पूछा गया है कि टैप ड्रिल का फॉर्मूला आप बताइए क्या है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज। टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र की अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, यानी टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस 2 इंटू गहराई। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जिसका हमने आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं।